हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न के जीएस विद सदफ। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली हिस्ट्री की वीडियो देखी होंगी। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अर्ली वैदिक कल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर है क्या, ये देखेंगे हम लोग। इसका टाइम पीरियड देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था 1500 से 500 BCE तक। ठीक है। अब जो वैदिक कल्चर था हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक पीरियड और हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड है जो उसका टाइम पीरियड है वो हमारा 1500 से 1000 BCE तक था। ठीक है। अब जो वैदिक कल्चर है उसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी हम लोग मिलती है वेदों से। कहाँ से? वेदों से, वेदांग से और उपनिषद से। ठीक है। वेद हमारे कितने टाइप के थे? वेद हमारे थे 4 टाइप के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद था हमारा, ऋग्वेद से हमारे एक टर्म बार बार देखने को मिला है। कौन सा? आर्य। अब आर्य है क्या? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। और आर्य यहाँ पर एक जाति को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक जाति को डिनोट करता है आर्य। तो हमारे जाति को डिनोट करता है। तो वैदिक कल्चर की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वेदों, वेदांग और उपनिषद से। और जो वैदिक कल्चर में हम लोगों को जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें हम लोगों को पढ़ना है आर्य के बारे में, जो क्या है? एक जाति है। और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है। जो अब हमारे जो आर्य थे इनके बारे में पढ़ना था। ये कौन लोग थे? ये आए कहाँ से थे? ये थे कौन? कहाँ से आए थे? और इनका व्यवसाय क्या था? इनका धर्म क्या था? ये सब चीज़ हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? वैदिक सिविलाइजेशन। और इसके पहले हम लोगों ने कौन सा सिविलाइजेशन देखा था? इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन का जब अंत हुआ तो हमारी उसके बाद कौन सी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई? वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई। ठीक है। तो इसमें लिखा भी है द न्यू सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन एज आर्यंस। और वैदिक सिविलाइजेशन किसके नाम से जानी जाती थी? जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन आर्यों के नाम से जानी जाती थी और या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। इसकी जो जानकारी हमको मेनली कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती। किससे मिलती? वेद से, जो कि वेदों को सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। तो ऋग्वेद सब प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो वेद में हमारा ऋग्वेद है सबसे इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए वैदिक सभ्यता पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से हुई थी और वेद ही इसका मुख्य स्रोत था। ठीक है। वेद कितने हैं हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और इनमें जो ऋग्वेद था वो हमारा सबसे पहले रचना हुआ था। ऋग्वेद की जो सबसे पहले रचना हुई थी ऋग्वेद की। ठीक है। और जो ऋग्वेद है उसका जो टाइम पीरियड है ये डिसाइड नहीं हुआ कि किस टाइम पीरियड में हमारे जो वेद बने थे। तो कोई कुछ बोलता है, कोई हमारे मतलब जो हमारे इतिहासकार हैं कोई बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड में बनी थी, कोई बोलते हैं उस टाइम पे। मतलब एक कोई मत नहीं है कि इस टाइम पीरियड में बना था हमारा वेदास। तो जो मैक्स मुलर साहब थे उन्होंने हमारे बताया था कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे। तो
अकॉर्डिंग टू जो मैक्स मुलर थे, जो आर्यंस हमारे आए थे सेंट्रल एशिया से, कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वैदिक पीरियड, ये मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो आर्य थे वो आए कहाँ से थे, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्स मुलर के हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे, तो वो आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, और यही सिविलाइजेशन जो हमारी आर्यों के द्वारा बनाई गई, यही कहलाती है वैदिक पीरियड। क्या कहलाती है, वैदिक काल कहलाता है। ठीक है, और जो उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वो हमारी कैसी थी, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग। अब प्रारंभ में जब हमारे आर्यंस आए, मतलब भारत आए, तो वो क्या हुए, सप्त सिंधु नदी के किनारे बस गए। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियाँ, 7 नदियों की भूमि के आसपास बस गए। वो 7 नदियाँ कौन थी वो हम लोग देखेंगे। उनका जो नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है, सिंधु, बिपाशा, ब्यास, वितस्ता, झेलम, परुश्रणी, रावी, अस्किनी, चिनाब, शतुद्री और सरस्वती। ठीक है, जो हमारा ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास था वो कहाँ था, सप्त सिंधु नदियों के पास ही था। ठीक है, तो वो लोग कहाँ से, मध्य एशिया से आए और सप्त सिंधु नदियों के पास बस गए। सप्त सिंधु नदियाँ कौन कौन सी थी वो हम लोग देखते हैं। तो सप्त सिंधु नदियाँ थी हमारी, जो हमारी इंडस रिवर है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हमारी, झेलम, चेनाब, सतलज और रावी और व्यास। और ये हमारी हो गई सरस्वती और सिंधु। जो ये हमारे नदी है झेलम, ये उनका ऋग्वैदिक नाम है, ये ऋग्वैदिक नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। झेलम का ऋग्वैदिक क्या नाम था, वितस्ता, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता। और चेनाब का, चेनाब अस्कनी, चेनाब अस्कनी, ऐसे हम लोगों को रिलेट करना पड़ना, झेलम वितस्ता, चेनाब अस्कनी। और जो रावी का नाम था वो था पुरुषिणी, और सतलज का नाम था सतुद्री, और व्यास विपाशा, व्यास विपाशा। तो ये हमारे सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग उनका प्रशासन देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रशासन की, वो लोग कैसे रहते थे, कि उनके जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। जो हमारे आर्य होते थे वो जन के रूप में रहा करते थे। किस रूप में, आर्य हमारे जन के रूप में रहते थे। और जो जन होता था, जन का जो हमारा प्रमुख होता था, जन का प्रमुख होता था राजन, इसको बोलते थे राजा। और यही राजा इनकी रक्षा करता था। क्या करता था, रक्षा करता था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, कुल थी। और एक कुल में कितने, एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब जो घर होता था उसको क्या बोलते थे, कुल बोलते थे। और कुल में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलुप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलुप। और एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। जब खूब सारे कुल मिल जाते थे तो वो क्या हो जाता था, ग्राम बन जाता था। ठीक है, फिर क्या होता था, ग्रामों का संगठन क्या कहलाता था, विस कहलाता था। और विसों का संगठन जन। तो हमारे आर्य किस रूप में रहा करते थे, यही जन के रूप में रहा करते थे। और कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। और जो जन का शासक होता था उसे राजन कहते थे। राजन मतलब जन की रक्षा करने वाला। और तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। अब जो ये जन, हमारा राजन जो होता था, ये जनता द्वारा चुना जाता था। किसके द्वारा चुना जाता था, जनता द्वारा चुना जाता था, जनता द्वारा चुना जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये पैतृक होता चला गया। बाद में ये पैतृक हो गया और मतलब बाद में चुनाव बंद हो गया। तो क्या होता था कि धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे कहा जाता था बलि। क्या कहा जाता था, बलि। बलि को वो एक टाइप का टैक्स है। क्या है, टैक्स है। वो वाली बलि नहीं है जिसमें किसी को ख़त्म कर दिया जाता है। बलि क्या है, टैक्स है, जो राजा को अपनी सुरक्षा के अनुसार लोग देते थे, हमारे आर्य लोग। ठीक है, ऋग्वैदिक में आर्यों
की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्हें सभा और समिति कहा जाता है। ये हमेशा इम्पोर्टेंट है, सभा और समिति। सभा क्या होता था? सभा हमारी होती है विशिष्ट जन, मतलब सभा इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द अपर हाउस, ठीक है। इससे उच्च सदन भी कहा जाता है। ये समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी हमारी सभा, ठीक है। और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समिति। समिति क्या होता है? समिति आम जनमानस की संस्था थी। हमारे जो सभा थी और समिति, सभा हमारा हो गया विशिष्ट जन और समिति हो गया हमारा आम जनता, ठीक है। और उसके मतलब समिति क्या थी? समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें समान विषयों पर चर्चा होती थी। उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ठीक है। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी। उसमें आकर रेक नामक गान किया करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना देखते हैं आर्यों की क्या थी। जो राजा के साथ जो सरकार का राजतंत्रात्मक रूप, जिसे राजन के नाम से जाना जाता था, मतलब जो वहाँ का जो राजन था उसे जनता के द्वारा चुना जाता था, जनता के द्वारा चुना जाता था। और जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट ऋग्वैदिक टाइम्स। जन ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी सामाजिक इकाई हुआ करती थी। सामाजिक संबंध, कुल, ग्राम, विस, जन हम लोगों ने पीछे देख लिया है कि विस कौन होते थे, जन कौन होते थे, ग्राम कौन होते थे। तो वो ये यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। वो सभा और समिति भी वहाँ पर होती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं। जो वुमेन्स को क्या था उस टाइम यज्ञ करने की आज्ञा थी, यज्ञ करने की आज्ञा थी और उनको जनेऊ धारण करने की भी आज्ञा थी। जनेऊ का धारण करने की आज्ञा थी। और उस टाइम बाल मैरिज का कोई प्रचलन नहीं था। और जो वुमेन्स हुआ करती थी, पोएट्स भी हुआ करती थी, जैसे अपाला लोपमुद्रा हो गई हमारी। और जो वहाँ के जो कैटल हैं, मतलब पशुपालन वहाँ का मुख्य और बहुत इम्पोर्टेंट व्यवसाय हुआ करता था। मतलब उनको जो लोग थे, आर्य लोग थे, उनका जो फेमस मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पशु के आसपास ही रहते थे, ठीक है। तो उनके लिए गाय जो थी बहुत इम्पोर्टेंट थी। गाय केंद्र थी उनकी, गाय केंद्र बिंदु हुआ करती थी। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज। और क्या था कि मतलब सामाजिक भेद मौजूद थे लेकिन कठोर और वंशानुगत नहीं थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग देखते हैं वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। वो लोग जो थे पशुपालन करने वाले लोग थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऋग्वैदिक के जो आर्य थे हमारे, वो पशुपालन करते थे। और जो उनके पास घोड़े थे, रथ थे, और वो समुद्र के बारे में नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। और रिवर्स यूज़ करते थे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर उधर जाने के लिए। सूती और ऊनी कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे ये उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गई। गाय बहुत इम्पोर्टेंट थी, काऊ बहुत इम्पोर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं उनका रिलीजन, उनका धर्म क्या था। उस टाइम कोई मंदिर और मतलब मूर्ति नहीं फाइंड हुई थी। और क्या हुआ था, वो लोग ज़्यादातर नेचुरल फोर्सेस को पूजा करते थे। पृथ्वी हो गई, आग हो गई। उस टाइम का उनका जो फेमस भगवान थे वो हमारे इंद्रदेव थे, ठीक है। और कोई भी मंदिर और मूर्तियाँ नहीं फाइंड हुई। बलि का भी प्रचलन नहीं देखा गया है। तो ये हमारा था ऋग्वैदिक का धर्म। तो आगे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा लेटर वैदिक पीरियड होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।